देखो वायरिंग तुम लोगों का हो गया है ख़त्म, ठीक है। हाँ, वायरिंग पूरा हो गया है। बस उसमें जो प्रैक्टिकल वाले पोर्शन है वो अपने को करना है, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल रह गया उसका। और आज से हम स्टार्ट करते हैं अर्थिंग। थोड़ा सा हम अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वायरिंग के जस्ट बाद हमें क्या पढ़ना है? अर्थिंग, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं अर्थिंग क्या होता है। हाँ, आज ख़त्म हो जाएगा, एक ही क्लास में हो जाएगा। नहीं, वायरिंग के बराबर नहीं है, छोटा सा है, आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब अर्थिंग होता क्या है, सबसे पहले समझो कि एक हमारे पास मेटल होगा कोई, जिसको हम ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे, ठीक है। और उससे एक वायर कनेक्ट करके और अर्थ का पॉइंट बना लेंगे, वो कहलाएगा हमारा अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ठीक है। और जितने भी हमारे पार्ट हैं जो करंट जिनमें नहीं बह रहा है और वो मेटल के बने हैं, सबको अर्थिंग करना जरूरी है, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस या जितने भी इलेक्ट्रिकल की इक्विपमेंट होते हैं, जिनके पार्ट काहे के बने हो? मेटल के, और उनमें करंट नहीं बह रहा हो। ऐसा नहीं कि करंट बह रहा हो हम फेस को अर्थ कर देंगे। फेस को अर्थ नहीं करेंगे, हम किसको अर्थ करेंगे? बॉडी को। जैसे ये बॉडी बनी है, ठीक है, किसी की बॉडी है ये, और काहे की बॉडी है ये? मेटल की। तो अगर ये मेटल की बॉडी है तो इसको अर्थ करना जरूरी होगा। इसको हम क्या करके रखेंगे? अर्थ करके रखेंगे। और अर्थिंग करते वक्त शर्त ये होगी कि अर्थिंग का रेजिस्टेंस 5 ओम से कम ही होना चाहिए, 5 ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये अर्थिंग का मतलब ये है कि एक हम इससे वायर कनेक्ट करके और एक कंडक्टर को जमीन के अंदर गाड़ेंगे, जहां प्रतिरोध क्या हो सके? कम हो सके। नमक पानी मिलाते हैं, केमिकल भी आता है मिलाने के लिए, तो वो प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे लिखा हुआ है कि कनेक्टिंग द, हाँ टाइप्स होते हैं, आगे आएंगे हम उसमें। हाँ, अभी 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 बात करते हैं उसके बारे में, अभी ये नॉर्मल से। हम्म। तो रेजिस्टेंस रख रहा है, वो लीकेज करंट आ रहा होगा, कोई छू रहा होगा तार, तो इस वजह से लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो बात किसकी हो रही है? कनेक्टिंग नॉन करंट कैरिंग मेटल, ठीक है। ऐसा मेटल का पार्ट जिसमें करंट नहीं बह रहा हो, ठीक है। और काय से कनेक्टेड हो? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ सिस्टम, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द सिस्टम। जैसे ये हमारा 3 फेस का सिस्टम है, इसमें जो न्यूट्रल पॉइंट होता है इसको भी हम क्या करते हैं? अर्थ करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है? अर्थिंग कहलाता है, ठीक है। अर्थिंग की खास बात यह है कि इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, लो वैल्यू का प्रतिरोध होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में भी वही चीज़ लिखी हुई है जो इंग्लिश में लिखी हुई है कि विद्युत उपकरण के गैर धारा वाहक, मतलब जिनमें धारा नहीं फ्लो हो रहा हो, धातु भागों या सिस्टम के न्यूट्रल बिंदु को, ठीक है, कम प्रतिरोध वाले चालक के माध्यम से पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम अर्थिंग कहते हैं, ठीक है। तो ज़मीन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक गड्ढा खोदेंगे, उसमें एक, ज़मीन में हमने इस तरीके से गड्ढा खोदा, इसमें हमने क्या डाल दिया? एक चालक डाल दिया, ये हमारा क्या है? चालक है, ठीक है। इस चालक को ज़मीन के अंदर डाल के ये वायर हम निकाल के लेके जाएंगे, तो ये हमारा कौन सा वायर हो जाएगा? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ में जाएगा, ठीक है। तो ये अर्थिंग की प्रोसेस होती है। लेकिन जब हम चालक को लगाएंगे तो चालक के आसपास का किस तरीके से सॉइल होगी, ठीक है, किस तरीके से मिट्टी होगी, ये बातों का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इसका प्रतिरोध जितना पॉसिबल हो उतना क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, जितनी पॉसिबिलिटी हो उतना कम होना चाहिए, ठीक है। अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है? सुरक्षा। क्या होता है? सेफ्टी, सुरक्षा के लिए किया जाता है। अब सुरक्षा किसकी किसकी करता है? ये मनुष्य की करता है, पशुओं की करता है, और हमारे संपत्ति की सुरक्षा करता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारा लीकेज करंट होता है उसको पृथ्वी तक, अर्थ तक जाने के लिए एक कम प्रतिरोध का रास्ता प्रदान करता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही कम, जितना पॉसिबल हो कम रखो। उसके लिए हम क्या करते हैं? मिट्टी में पानी डालते रहते हैं, नमक डाल देते हैं, कोयला डाल देते हैं, ठीक है, जिससे कि उसका प्रतिरोध कम हो सके, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, वो अर्थ फॉल्ट के केस में जल्दी ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। यदि अर्थ फॉल्ट आएगा
तो जल्दी ऑपरेट हो जाएगा। अर्थ फॉल्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि कोई हमारे पास फेस है, फेस का तार छिल गया है और उसके मेटालिक पार्ट से टच हो गया है, तो क्या कौन सा फॉल्ट कहलाएगा? अर्थ फॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अर्थ फॉल्ट के केस में हमारा सर्किट ब्रेकर और रिले क्या हो जाता है? इजिली ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, अर्थ फॉल्ट के केस में हमारा जो सर्किट है वो इजिली ऑपरेट हो जाता है। तो अर्थ फॉल्ट अगर होता है, सबसे ज़्यादा होने वाला फॉल्ट कौन सा होता है? अर्थ फॉल्ट ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है वो कौन सा होता है? एलजी फॉल्ट होता है। एलजी को कहा जाता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड। ठीक, एलजी फॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है। एक लाइन टूट के कहाँ, किस पे टच हो गई? ग्राउंड से, अर्थ कंडक्टर से टच हो गई, ज़मीन पे नहीं गिरनी चाहिए। ज़मीन पे गिर गई तो वो तो कोई मतलब नहीं है, ज़मीन पे थोड़ी करंट जाना आ रहा है। ठीक है, किससे जुड़ना चाहिए? अर्थ कंडक्टर से। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज को मेंटेन करके ना का काम भी होता है। ठीक है, मेंटेन द वोल्टेज नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर मेटल पार्ट नियर द अर्थ पोटेंशियल, यानी लगभग कितना? जीरो। अर्थिंग का वोल्टेज कितना होता है? अर्थ का जीरो। पृथ्वी का जीरो होता है, तो कितना वोल्टेज मेंटेन करके रखता है? जीरो। ठीक है, अब देखो क्या है, एक एग्जांपल समझते। सपोज करो ये हमारे पास एक कूलर है, इसकी बॉडी काहे की बनी है? मेटल की बनी हुई है। ठीक है, ये कूलर है, इसमें पंखा लगा हुआ है, इसका इधर नीचे पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये व्हील लगे हुए हैं। इसकी बॉडी काहे की है? ये मेटल की बॉडी काहे की? इसकी मेटल की। अब कोई आदमी गया, इसको टच किया, कोई गया और इसको क्या कर दिया? टच कर दिया। ठीक है, अब आदमी कहाँ खड़ा है? ज़मीन पे, अर्थ पे कनेक्टेड खड़ा है। ठीक है, अब मान लो इस फेस वाला तार इसकी बॉडी से टच हो गया। ठीक है, फेस वाला तार इसकी बॉडी से क्या हो गया? टच हो गया। कैसे टच हो गया? उसका इंसुलेशन छिल गया, तो इसके टच हो गया। अब 230 वोल्ट जो है वो कहाँ आ गया? बॉडी पे आ गया। अब 230 वोल्ट कहाँ आएगा? बॉडी पे। तो 230 वोल्ट अगर बॉडी पे आएगा, इंसान का प्रतिरोध कितना होता है? अरे पढ़ाया तो था, इंसान का प्रतिरोध कितना होता है गीली अवस्था में? 100 किलो ओम। ठीक है, तो गीली अवस्था में अगर 100 किलो ओम होता है, अगर आदमी गीला है तो 230 मिली एम्पियर का करंट जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक है, मृत्यु हो जाएगी तुरंत। ठीक है, और अगर मान लो 100 किलो ओम है, सूखी अवस्था में, ठीक है, तो कितना करंट जाएगा? 230 डिवाइड बाई 100। ठीक है, यानी 2.3 मिली एम्पियर। इसमें हल्का महसूस होगा, मतलब इसमें महसूस होगा, करंट लगेगा। ठीक है, हैं? हाँ, झंझनाहट टाइप की लगेगी। ठीक है, मरेगा नहीं। तो अगर हम इसकी बॉडी को अर्थ कर देते हैं, देखो अर्थ कर देते हैं, तो इसकी बॉडी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो। अब इस आदमी जब इसकी बॉडी को टच करेगा तो उसको कितना पोटेंशियल मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, तो अब 230 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ कर दिया हमने। हाँ, तो अर्थिंग मिल गया तो इसको करंट नहीं लगेगा। लेकिन गीले में छू दिया ना तो 230 मिली एम्पियर के करंट में तुरंत मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एमसीबी ऑन नहीं होगी। एमसीबी 230 मिली एम्पियर पे ऑपरेट नहीं होती है। एमसीबी 10 एम्पियर की आती है, 5 एम्पियर की, 6 एम्पियर, तो ज़्यादा एम्पियर की आती, मिली एम्पियर की नहीं आती। तो 230 मिली एम्पियर मतलब 0.23 एम्पियर। ठीक है, अगर हम इसके एम्पियर की बात करेंगे, ये वाली एम्पियर में, तो 0.23 एम्पियर है, बहुत कम करंट है। एमसीबी इस पर ऑपरेट नहीं होगी, लेकिन इंसान की मृत्यु के लिए सफिशेंट है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कितना करंट इंसान को कितना नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अब अर्थिंग के प्रकार जो बात कर रहे थे, कितने तरीके की अर्थिंग होती है? दो तरीके की होती है। एक होती है सिस्टम अर्थिंग और एक होती है इक्विपमेंट अर्थिंग। ठीक, एक होती है कौन सी? सिस्टम अर्थिंग, और एक होती है उपकरण अर्थिंग। ठीक है, दोनों में अंतर समझते हैं क्या होता है। उपकरण अर्थिंग क्या होता है और सिस्टम अर्थिंग क्या होता है। हमारे घर में जो 3 फेज सप्लाई आती है, एक आता है कौन सा? आर, वाई और बी। आर, वाई और बी, ब्लू, और एक कौन सा आता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल किस कलर का रहता है? ब्लैक। तो ये कहाँ से आता है? तो ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम से आता है। कहाँ से आता है? ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम से। ये सिस्टम किससे कनेक्टेड है? स्टार से कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक फेस यहाँ पे कनेक्ट हो गया, एक फेस यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और एक फेस यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब जो तीसरा टर्मिनल होता है ये वाला, ठीक है,
इसको हम क्या करते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से अर्थ करते हैं। ये वाला कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, अर्थ भी करके रखेंगे। इसको अर्थ करके रखेंगे तो पूरे न्यूट्रल पे कितना वोल्टेज मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो सबके रेफरेंस में वोल्टेज सबका बराबर हो जाएगा, तो सिस्टम हमारा बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम अर्थिंग करते हैं। तो ये वाली अर्थिंग कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है हमारी सिस्टम अर्थिंग, ठीक है। काहे के लिए कि कौन सी अर्थिंग है ये, सिस्टम अर्थिंग। और जो हम घरों के जो मेटालिक पार्ट हैं जिनको हम अर्थ करते हैं, कि हमने क्या किया कि एक अर्थिंग करी, एक कंडक्टर जमीन में गाड़ा और उससे एक वायर लिया, और जो पार्ट थे हमारे जिनमें करंट नहीं बह रहा था उनको जब हम अर्थ करते हैं तो वो कहलाता है इक्विपमेंट अर्थिंग। हमारे घर में कौन सी अर्थिंग होती है, इक्विपमेंट होती है, ठीक है। सिस्टम अर्थिंग किसमें की जाती है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम पे, जो सिस्टम कैसा कनेक्टेड हो, स्टार कनेक्टेड हो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। सिस्टम अर्थिंग में धारावाहक चालक जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर का न्यूट्रल जो पॉइंट होता है उसको अर्थ किया जाता है, ठीक है। इसको अर्थ किया जाता है, न्यूट्रल का, स्टार का न्यूट्रल वाला पॉइंट अर्थ किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, अगर दोष की स्थिति में जो सेफ्टी गियर होता है वो एक्टिव हो जाता है और दोष वाले हिस्से को अलग कर देता है, ठीक है। मेन इसका काम होता है कि मेंटेन द ग्राउंड पोटेंशियल कितना, 0, तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ठीक है। और जो रिले होता है, प्रोटेक्टिव गियर होता है, वो जल्दी ऑपरेट हो जाता है, आइसोलेट कर देता है जो फॉल्ट वाला सिस्टम होता है उसको अलग कर देता है, ठीक है। इक्विपमेंट अर्थिंग काहे के लिए की जाती है, जैसे मोटर की बॉडी है उसको अर्थ करना है, ट्रांसफार्मर की बॉडी है, कोई भी ऐसी चीज जो मेटल की बनी हो और उसमें करंट ना बह रहा हो तो उसको अर्थिंग करना जरूरी है। तो ये कौन सी अर्थिंग कहलाएगी, इक्विपमेंट अर्थिंग, ठीक है। हमारे घर में कौन सी अर्थिंग होती है, इक्विपमेंट अर्थिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं डेड, डेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। डेड का मतलब क्या होता है, डेड का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा, जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है वो सप्लाई से अलग हो, सप्लाई से क्या हो, सप्लाई से कनेक्टेड ना हो, साथ ही साथ उसका वोल्टेज कितना हो, 0, ठीक है। मान लो सप्लाई से कनेक्टेड नहीं है उसमें लेकिन चार्ज है, तब भी वो डेड नहीं कहलाएगा। उसका उसमें चार्ज कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए, उसमें कोई भी वोल्टेज ना हो तो क्या कहलाएगा, हमारा डेड कहलाएगा। सप्लाई सिस्टम से कनेक्टेड ना हो। जैसे ये वाला तार क्या है, ये लाइव है क्योंकि इसमें करंट बह रहा है। अगर ये तार के 2 टुकड़े अगर हम नॉर्मल जैसे उसमें रखे हुए हैं लैब में, तो वो कौन से वाले हैं, डेड हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो लाइव का मतलब होता है इन इलेक्ट्रिकल पार्ट इज said to be dead when it is at an about to earth potential and disconnected from the supply, सप्लाई से डिस्कनेक्टेड हो और उसका पोटेंशियल किसके बराबर हो, अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो, ठीक है। पोटेंशियल कितना हो, 0, पोटेंशियल कितना हो, 0 हो और सप्लाई से कनेक्टेड ना हो तो उसको क्या कहेंगे हम, डेड, ठीक है। अर्थिंग तो हम अर्थ तो समझ गए, ठीक। कनेक्शन ऑफ जनरल मास ऑफ अर्थ थ्रू एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड के द्वारा, अर्थ इलेक्ट्रोड के माध्यम से पृथ्वी का सामान्य द्रव्यमान का संयोजन क्या कहलाता है, अर्थ कहलाता है, ठीक है। अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक मेटल की प्लेट होती है, प्लेट के आकार का होता है, पाइप के आकार का या रॉड के आकार का, या कोई भी कंडक्टर जो पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा, अर्थ कहलाएगा। और जो अर्थ से तार निकल के जाएगा उसको कहेंगे हम अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। द कंडक्टर दैट कनेक्ट नॉन कंडक्टिव मेटल पार्ट बॉडी किससे, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट टू द अर्थ, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। जैसे ये तीसरा टर्मिनल है, ये कहाँ पे जाएगा, अर्थिंग पे कनेक्टेड होगा, तो जिस तार से जाएगा उसको क्या कहेंगे हम, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर कहेंगे। वह चालक जो उपकरण के धातु भाग को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर कहा जाता है। अर्थ फॉल्ट क्या होता है, अर्थ फॉल्ट मतलब जैसे हमारा फेस वाला तार है वो किससे कनेक्ट हो जाए, अर्थ से कनेक्ट हो जाए। फेस वाला तार जो होता है उसको हम जिंदा तार कहते हैं, लाइव वायर कहते हैं,
ठीक है। तो लाइव वाला तार किससे कनेक्ट हो जाए, अर्थ से। कोई भी 3 फेस में से एक फेस कहाँ पे कनेक्ट हो जाए, अर्थ पे कनेक्ट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, अर्थ फॉल्ट। ठीक है, कोई भी एक लाइव तार, जिंदा तार किससे कनेक्ट हो जाए, पृथ्वी से कनेक्ट हो जाए, अर्थ से कनेक्ट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, अर्थ फॉल्ट। लीकेज करंट क्या होता है, लीकेज करंट में जैसे हमारे पास कोई फेस तार है, वो उसका इंसुलेशन छिल गया है, ठीक है, इंसुलेशन छिल जाने से उसके सतह पर करंट आ गया, किसके सतह पर, कंडक्टिव पार्ट पर, जहां पर करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, तो वो करंट क्या कहलाएगा, लीकेज करंट कहलाएगा। ठीक है, यानी जमीन, लीकेज करंट कौन सा करंट कहलाएगा, इस बहुत ही कम मात्रा में होता है। स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द इंसुलेशन, ठीक है, ओवर इट्स सरफेस। ठीक है, इंसुलेशन के थ्रू जो करंट जाता है उसको क्या कहते हैं हम, लीकेज करंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप पोटेंशियल क्या होता है। जैसे हम इस तरीके से चल रहे हैं, तो अगर यहाँ और यहाँ दोनों पैरों के बीच में जो पोटेंशियल आएगा उसको कौन सा पोटेंशियल कहेंगे हम, स्टेप पोटेंशियल। ठीक है, जैसे मान लो कि कहीं करंट फैला हुआ है, ठीक है, करंट फैला हुआ, तुम ऐसे गए, ऐसे जैसे किया, ऐसे करोगे तो करंट लगेगा झट से। ठीक है, तो इसका क्या है, क्या कहा जाता है, स्टेप पोटेंशियल। वोल्टेज अप्लाई हो रहा है दोनों पैरों के बीच में, इसको क्या कहेंगे हम, स्टेप पोटेंशियल। इसका तरीका यह है कि ऐसे खड़े होके और फिर कूद जाओ, तो दोनों जैसे ऐसे कूदोगे ना तो दोनों पाँव एक साथ चले गए, तो पोटेंशियल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो कहीं अगर पृथ्वी में करंट फैला हुआ है तो हम फिर ऐसे नहीं चलेंगे स्टाइल मारते हुए, ठीक है, नहीं तो फिर वो स्टाइल मार देगा हमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कूद कूद के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल नहीं मिलेगा। कहीं अगर लीकेज करंट फैला हुआ है, जैसे 2-3 लोग को करंट लग गया, वहाँ फैला हुआ है, 2-3 लोग पड़े हुए हैं, हम भी चले गए घूमते हुए, तो हमें भी लग जाएगा। ठीक है, तो उससे बेटर क्या है कि हम जंप करते हुए चलेंगे। ठीक है, टच पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी हम तार को छू देते हैं, जैसे हम छू दिए तो जो पोटेंशियल मिलेगा उसको कहेंगे हम टच पोटेंशियल। जब जमीन पर किसी बिंदु और पृथ्वी के बीच में स्पर्श कर दिए, अगर वहीं पर अगर तुम टच कर देते जमीन को, तो जो पोटेंशियल मिलता है उसको क्या कहते हैं हम, टच पोटेंशियल। टच मतलब टच करके मिल रहा है पोटेंशियल। ठीक है, स्टेप पोटेंशियल मतलब दोनों पैरों के बीच में। ठीक है, जमीन पर एक कदम लगभग हमने 1 मीटर मान लिया, एक कदम 1 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं के बीच में अधिकतम विभवांतर। ठीक है, अब देखो ये करंट है, करंट के हिसाब से पता चलेगा कि क्या होना है। जैसे 5 मिली एम्पियर तक का करंट है ना, तो इसको हमारी बॉडी सेंस नहीं करेगी, पता ही नहीं चलेगा करंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, कितने तक, 5 मिली एम्पियर तक का करंट हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 मिली एम्पियर का करंट ना हमें पेनफुल शॉक देगा। ठीक है, 20 मिली एम्पियर का क्या करेगा, 20 मिली एम्पियर का तक का करंट क्या करेगा, एक पेनफुल शॉक देगा। ठीक है, इनएबिलिटी हो जाएगी टू लेट गो, हमारे अंदर एबिलिटी ये नहीं रहेगी कि हम चले जाएं, हम अपना कंट्रोल खो देंगे। ठीक है, 50 मिली एम्पियर का अगर करंट गया तो आपका जो दिल है वो धड़कना बंद कर सकता है। ठीक है, बोलते हैं दिल धड़कता है, तो ये दे दिए तो धड़कना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, कितने का, कितना करंट है, 50 मिली एम्पियर का है। ठीक है, एम्पियर का करंट नहीं है, एम्पियर में तो तुरंत आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर की बात नहीं हो रही, इसलिए सेफ्टी जरूरी है। इलेक्ट्रिकल में जब भी हम काम करते हैं तो सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जान है तो जहान है। ठीक है, तो पहले जिंदा रहना जरूरी है, मर के क्या करोगे इलेक्ट्रिशियन बन के। 230 मिली एम्पियर में 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.23 एम्पियर आएगा। ठीक है, इतने में तो हार्ट कन्वोल्यूशन करना बंद कर रहा है। 1 एम्पियर तो 1 मिली एम्पियर का जो करंट है ना, उसमें तो निकल सकते हो,
चांसेस ज़्यादा है उसमें निकलने के। एक बोलते हैं ना 5 एम्पियर का करंट तो आता है, कोई दिक्कत नहीं, 5 एम्पियर का आता है, लेकिन तुम्हारे अंदर से थोड़ी जाता है 5 एम्पियर का। तुम्हारे अंदर से 5 एम्पियर गया, तुम्हारी हालत ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि 5 एम्पियर करंट गया तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 25 में गुणा करेंगे 1 लाख का, 25 लाख जो है वॉट जाएगा हमारी बॉडी से। 25 लाख वॉट सह पाएगा हमारी बॉडी? नहीं सह पाएगी। ठीक, देखो यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि करंट इन अ 100 वाट लैंप। कितना? 100 वाट का लैंप है, वो 20 आदमी को क्या कर सकता है? इलेक्ट्रोक्यूट कर सकता है, 20 आदमी को करंट दे सकता है। ठीक है, हाँ, 20 एडल्ट को एक टाइम पे 100 वाट का बल्ब निपटा सकता है। ठीक है, बोले मैं दो लोगों को कुछ नहीं समझता, वो एक बल्ब नहीं समझता 20 लोगों को। ठीक है, वो भी 100 वाट का है। ठीक है, 1000 वाट का लगा दिए तो वो तो लाखों की संख्या में पहुंचने लगेंगे। ठीक है, अब देखो अर्थिंग क्यों जरूरी होती है। ठीक है, जब मेटल की बॉडी क्या हो? अर्थ हो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब अर्थ ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मेटल बॉडी नॉट अर्थ, अर्थ नहीं है, मेटल की बॉडी अर्थ नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो, ये देखो, ये एक हमारे पास लोड लगा हुआ है, जिसकी ये बॉडी काय की बनी है? मेटल की। और ये जो करंट है यहाँ लीक हो रहा है। ठीक है, यानी ये 240 वोल्ट कहाँ आ गया? इस मेटल वाले पार्ट पे। कौन से वाले पार्ट पे आ गया? यहाँ, इस वाले पे 240 आ गया। ठीक है, इंसान की बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है? 1000 है। सपोज करो 1000 है, गीला है, हम तो एकदम सबसे बेकार कंडीशन लेके चलेंगे, हो सकता थोड़ा सा ज़्यादा हो। ठीक है, तो करंट कितना जाएगा? आई बराबर 240 डिवाइड बाई 1000। कितना जाएगा? यहाँ से करंट इसके इसके अक्रॉस कितना अप्लाई हो रहा है? 240 अप्लाई हो रहा है, तो 240 डिवाइड बाई 1000 कितना आएगा? 240 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर तक तो हमारा हार्ट ही काम नहीं करना बंद कर रहा था, इतने में तो हार्ट बोलेगा जाओ मैं जा रहा हूँ, तुम अलग जाओ मैं अलग जा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना करंट जाएगा जिससे तुम्हारी डेथ होने के चांसेस। ठीक है, मेटल बॉडी नॉट अर्थ, if a live wire touch unearthed metal body the body become live at 240। बॉडी कितने पे पहुंच जाएगी जिंदा? 240 वोल्ट पे लाइव हो जाएगी। ठीक है, 240 वोल्ट पे लाइव हो गई, इंसान ने टच किया, उसका प्रतिरोध हम कितना मान लेते हैं? 100 1000 मान लेते हैं। ठीक है, तो उस पे करंट जो जाएगा कितना जाएगा? दिस इज हाईली फैटल। 5 एम्पियर फ्यूज जो होगा, फ्यूज नहीं उड़ेगा। फ्यूज क्यों नहीं उड़ेगा? क्योंकि 0.24 एम्पियर का करंट है, फ्यूज के लिए कोई उसको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर हम बॉडी को अर्थ कर दें, यदि हम बॉडी को क्या कर दें? अर्थ कर दें। ठीक है, इफ लाइव वायर टच द अर्थ मेटल बॉडी हैव ए करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेजिस्टेंस कितना है? मान लो 10, तो कितना एम्पियर जाएगा? 24। और ये कहाँ से जाएगा? अर्थ से, तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। ये क्या हो गया? अर्थ फॉल्ट हो गया। ठीक है, दिस इज अ हायर करंट, कितना? 4.8 टाइम्स ऑफ फ्यूज रेटिंग। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, और जिससे लीकेज करंट जा रहा था वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर अर्थिंग जो होती है, नॉन डेंजरस लीकेज करंट को हैवी करंट फॉल्ट में कन्वर्ट कर देती है, और डिवाइस क्या हो जाती है? ऑपरेट हो जाती है। ठीक है, तो डिवाइस ऑपरेट हो जाएगी और हम टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। अब देखो ये टच कर रहा है जाके मेटल, लेकिन ये बॉडी क्या है? अर्थ है। अब कितने को टच कर रहा है? ये 0 को। बॉडी क्या हो गई? अर्थ, तो कितने को टच कर रहा है? 0 को। वैसे भी करंट कहाँ से जाएगा? जहाँ से कम प्रतिरोध मिलेगा, इधर से क्यों जाएगा? ठीक है, और जैसे यहाँ से ज़्यादा करंट जाएगा तो एमसीबी ट्रिप मार देगी पहले ही। ठीक है, इसको छुएगा तो करंट नहीं लगेगा। समझ में आया? इसको छुओगे तो करंट नहीं लगेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड कितने तरीके के होते हैं?
दो तरीके के होते हैं साधारण तौर पर, एक होता है पाइप इलेक्ट्रोड और एक होता है प्लेट। एक कौन सा होता है, पाइप, और एक होता है प्लेट। ठीक है, ये देखो ये पाइप है, ये पाइप है, ये दिख रहा है पाइप, दिख रहा है सबको, ओम को दिख रहा है, ये वाला क्या है, पाइप है, ये यहाँ पर नुकीला पाइप है ये। ठीक है, ये नुकीला बनाया गया है, नहीं पता चला अंदर ही ना जाए। ठीक है, शार्प पॉइंट पे ज़्यादा, ये शार्प पॉइंट है ना, यहाँ चार्ज ज़्यादा होंगे। ठीक है, और फिर यहाँ देखो कुछ होल कर दिया गया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। ये खोखला पाइप है, होल भी कर दिए गए। होल इसलिए कर दिया क्योंकि ऊपर से हम पानी डालें ना तो कहाँ पहुँच जाए, मिट्टी पे। ठीक है, और ये अल्टरनेट लेयर होती है काहे की, चारकोल और कोक की। ठीक है, नमक और कोयले की हम क्या कर देते हैं, लेयर बना देते हैं। ठीक है, नमक डाल देते हैं और चारकोल की लेयर होती है। यहाँ देखो नमक चारकोल, नमक चारकोल, इस तरीके से हम बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हम हमारा पाइप है उससे हम एक तार लेंगे, और तार को इधर कंड्यूट के थ्रू ले जाएंगे। ठीक है, तो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं याद करनी, काम काम की चीज़ हम इसमें देख लेते हैं। इसमें मटेरियल का साइज क्या होगा। ठीक है, पाइप काहे की होगी, जीआई की होगी, या काहे की होगी, स्टील की होगी। ठीक है, इस जीआई लगाना आंसर में, स्टील मत लगाना। ठीक है, जीआई ही होता है क्योंकि जीआई गैल्वेनाइज्ड होता है तो उसमें जंग लगने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, इसका जो डायामीटर है, आंतरिक डायामीटर, ठीक है, नॉट लेस देन 38 mm। ठीक है, 38 mm से कम अंदर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, कास्ट आयरन पाइप जो है नॉट लेस देन 100 mm इंटरनल डायामीटर। कास्ट आयरन का जो पाइप होगा उसका इंटरनल डायामीटर कितना नहीं होना चाहिए, 100 mm से कम। ठीक है, लंबाई कितनी होगी ये वाली इसकी, रॉड की लंबाई, रॉड की लंबाई कितनी होगी, 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंस्टॉलेशन क्या होगा, वर्टिकली इंस्टॉल करेंगे बिलो द परमानेंट मॉइस्चर लेवल। ठीक है, और ड्राइव बेंड डेप्थ अप टू 2.5 मीटर, 2.5 मीटर का हम यूज करेंगे। ठीक है, सामग्री में जीआई या स्टील का पाइप होगा जिसका आंतरिक व्यास कितना होगा, 38 mm से कम नहीं होना चाहिए। कास्ट आयरन की पाइप के लिए 100 mm, जीआई के लिए 38 और कास्ट आयरन के लिए, ठीक है, 100। ये हो गई हमारी, तो सेम ही है। सेम आ गया, ये नहीं बनाना है इस पे। रॉड अर्थिंग में हम सिंपली क्या करेंगे, एक रॉड लेंगे, ये नहीं बनाना है इस पे। ठीक है, रॉड अर्थिंग में हम सिंपली क्या करेंगे, एक जीआई या स्टील का रॉड लेंगे। ठीक है, जो कितना होना चाहिए, 16 mm से कम डायमीटर नहीं होना चाहिए। कॉपर का 12.5। ठीक है, ये रॉड है तो सॉलिड रहेगा, वो खोखला था। ठीक है, ये सॉलिड रहेगा। ठीक है, लेंथ कितनी कम नहीं से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रॉड है, रॉड का उपयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो प्लेट, हमें ध्यान रखना, प्लेट अर्थिंग। ठीक है, प्लेट अर्थिंग में क्या होता है, ये कि प्लेट होती है जो जमीन के अंदर गाड़ी जाती है। ठीक है, इस प्लेट का जो लंबाई होता है वो कितना होता है, 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर, और इसकी जो मोटाई होती है, ठीक है, मोटाई कितनी होती है, या तो 6.3 होगी, 6.3 होगी, ये किसके लिए है, जीआई के लिए। और कॉपर का हम यूज करेंगे तो 3.15, 3.15 उसका आधा, 3.15, और ये। ठीक है, लंबाई तो ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, कि कॉपर के लिए क्या साइज होगा, तो कॉपर के लिए ऐसा रट्टा मान लो, 60 × 60 × 3.15। जीआई के लिए कितना, 60 × 60 × 6.3। ठीक है, जीआई का ऐसे याद कर लो। पाइप प्लेट का साइज ही पूछता है कितने साइज का रहेगा। ठीक है, और 1.5 मीटर नीचे गाड़ना है, कितने मीटर, 1.5 मीटर।
ठीक है। अब अर्थ का रेजिस्टेंस कैसे कम किया जाएगा, तो ये पहला होता है रासायनिक उपचार। रासायनिक उपचार क्या होता है, गड्ढे में क्या डाल दो, नमक डाल दो, कोयला डाल दो, तो हो जाएगा। ठीक है। पानी देना, एक नियमित गैप के बाद उसमें पानी भी डालते रहना है। ठीक है। एक अर्थ पीट होगा जिसके थ्रू हम रेगुलर इंटरवल पे क्या करेंगे, पानी डालेंगे। पैरेलल इलेक्ट्रोड लगा दो। ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रोड ये लगा है, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो पैरेलल में प्रतिरोध कम हो जाता है। सीरीज में प्रतिरोध जुड़ जाता है, लेकिन पैरेलल में प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। पैरेलल में प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है। जैसे इसका प्रतिरोध आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा टोटल, आर बटे चार। आर बटे कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। और अगर हम 10 लगाएंगे तो आर बटे 10 हो जाएगा। तो पैरेलल में अगर हम कनेक्ट करते हैं, समांतर इलेक्ट्रोड बनाते हैं, तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। अच्छा कनेक्शन बनाना है, सोल्डरिंग कर देना है। ठीक है। क्लैंप का यूज करना है, टाइट कनेक्शन बनाना है जिससे प्रतिरोध कम होगा। ठीक है। जंग को रोकना है, कनेक्शन आपके क्या होने चाहिए, जंग मुक्त होने चाहिए, जंग नहीं लगे होने चाहिए, नहीं उससे फिर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मेगर का। ठीक है। हमने कल भी देखा था किसका यूज किया जाता है, मेगर का। मेगर से हम क्या मेजर करते हैं, इसका नाम है मेगर। मेगर से क्या मापा जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है। केबल का, मोटर का, सबका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कौन नापेगा, मेगर। कौन नापेगा, मेगर। ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस किस में होता है, मेगा ओम में, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया है, मेगर। ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस किस में होता है, मेगा ओम में। जैसे ये तार है, इस तार में जो ऊपर इंसुलेशन लगा है, इसका प्रतिरोध किस में होगा, मेगा ओम में। इस वजह से इसको नापने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसका नाम क्या रख दिया गया, मेगर रख दिया गया। ठीक है। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। ये किस पे काम करता है, रेशियो मीटर के प्रिंसिपल पे। किस पे काम करता है, रेशियो मीटर के मैकेनिज्म के काम करता है। एक ये डीसी जनरेटर होता है। ठीक है। और डायरेक्टली हमें रीडिंग कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पर ओम मीटर पे। ये कितना होता है, जीरो से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको हम जीवित सर्किट पर उपयोग नहीं करेंगे। जब रेजिस्टेंस नापेंगे ना, तो हम डेड पे नापेंगे, सप्लाई से डिस्कनेक्ट करेंगे, और उसका रेजिस्टेंस, उसका चार्ज क्या करेंगे, हम जीरो करेंगे। ठीक है। वोल्टेज कितना होना चाहिए, जीरो। ठीक है। हैंडल घुमाते समय टर्मिनल को नहीं छूना है, क्योंकि टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा बनता है, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 1500 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 2500 वोल्ट, वोल्टेज ज़्यादा बनता है। ठीक है। हैंडल को निर्धारित स्पीड पर घुमाना है। स्पीड कितनी होनी चाहिए हैंडल की, 150 से 160 आरपीएम। 150 से 160 कल पढ़ाए थे तो। ये देखो ये डीसी जनरेटर कितना वोल्टेज प्रोवाइड करता है, 500, 1000, 1500, 2000। ठीक है। मीटर का मूवमेंट कैसे होता है, इसमें दो कॉइल होती हैं, एक करंट कॉइल होती है और दूसरी वोल्टेज कॉइल होती है। ठीक है। माउंटेड ऑन द सेम स्पेंडल, सेम स्पेंडल पे होती है। इसमें किसी भी तरीके का कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है। अभी जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है। जब अननोन रेजिस्टेंस को किसके किसके बीच में कनेक्ट करना है, ई और एल के बीच में, तो जनरेटर क्या होगा, क्रैंक होगा। ठीक है। और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अभी देखो कोई करंट यहाँ से नहीं जा रहा था, अब करंट जाने लगे। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे ना, तो करंट जाने लगेगा, क्योंकि अभी तो ओपन था, तो करंट जाएगा तो उसमें एक बल लगेगा। ठीक है। और वोल्टेज कॉइल और करंट कॉइल में जो बल लगेंगे एक दूसरे के विपरीत लगेंगे। ठीक है। वोल्टेज कॉइल यहाँ पर किसका काम करती है, कंट्रोलिंग का काम करती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पर डायरेक्टली रीडिंग मिल जाएगी कि कितना उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्पीड, जैसे कितनी स्पीड पे हमें घुमाना चाहिए। ठीक है।
तो रीडिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ जनरेटर स्पीड, जनरेटर की स्पीड पे रीडिंग का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक, एनी चेंज इन वोल्टेज अफेक्ट द बोथ कॉइल और करंट कॉइल एंड वोल्टेज कॉइल दोनों। ठीक है, इसमें रिकमेंड किया जाता है कि क्रैंक स्पीड पे चलाना है, क्रैंक एट द स्पीड, मतलब इसमें एक मैकेनिकल क्लच लगा रहता है जो स्पीड को कम ज़्यादा कर देता है। मान लो हम नहीं घुमा पाए उतनी स्पीड पे 160 पे, हमें कैसे पता चले कितने पे घूम रहा है। ठीक है, सबसे वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है, सबसे ज़्यादा अभी भी यही उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेवर यूज इन लाइव कंडक्टर, कभी भी लाइव कंडक्टर पे, वो जो वहाँ पर हमने हिंदी में लिखा था ना, वही यहाँ पर इंग्लिश पे लिखा हुआ कि लाइव कंडक्टर पे उपयोग नहीं करना है, टर्मिनल को टच नहीं करना है। सर्किट क्या होना चाहिए हमारा, डेड होना चाहिए और डिस्चार्ज होना चाहिए। ठीक है, क्रैंक द हैंडल एट द स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, कितने पे घुमाना है, एक स्पेसिफिक स्पीड पे घुमाना है। ठीक है, अब दूसरा होता है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का उपयोग काहे के लिए किया जाता है, अर्थ रेजिस्टेंस को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्थ रेजिस्टेंस नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। मेगर काहे के लिए उपयोग करते थे हम, मेगर काहे के लिए, हाँ बोलो, सही बोल रहे थे, बोलो, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या नापते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं। और अर्थ का रेजिस्टेंस नापने के लिए अर्थ टेस्टर, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। क्या नापता है ये, अर्थ रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, अर्थ इलेक्ट्रोड जो होगा उसका रेजिस्टेंस नापने के लिए हम अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का उपयोग करते हैं। ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है, फॉल ऑफ पोटेंशियल, जैसे दूरी बढ़ती है तो पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, तो फॉल इन पोटेंशियल मेथड पे काम करता है। ठीक है, इसमें 3 इलेक्ट्रोड यूज की जाती हैं। ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड ई, ठीक है, करंट स्पाइक के लिए सी, ड्राइव इन एट द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। ठीक है, पोटेंशियल स्पाइक क्या होता है, पी, ड्राइव इन मिड पे 12.5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एसी करंट इज पास बिटवीन द ई एंड सी। ठीक है, किसके बीच में, ई और सी के बीच में हम एसी करंट फ्लो करवाते हैं। ठीक है, द पोटेंशियल V इज मेजर्ड बिटवीन द टेस्ट इलेक्ट्रोड E एंड द पोटेंशियल स्पाइक। समझ में आ रहा है कैसे, ये यहाँ पर देखो बना हुआ है। एक हो गया कौन सा, E, A B C 3 इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 12.5 मीटर, और ये वाली भी 12.5 मीटर। ठीक है, वोल्टेज कहाँ नापेंगे हम, इन दोनों के बीच में। ठीक है, किन के बीच में, इन दोनों के बीच में वोल्टेज नापेंगे। ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, ई। ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, ई। उसके बाद हमने सी किसको लिया है, वोल्टेज स्पाइक। ठीक है, वोल्टेज स्पाइक के बाद क्या है हमारा, पोटेंशियल स्पाइक। ठीक है, सी और पोटेंशियल स्पाइक को हमने क्या लिया यहाँ पर, पोटेंशियल स्पाइक को हमने पी लिया है। ठीक है, पी, इस तरीके से कनेक्ट करके हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। ये इसका नाम क्या होगा, अर्थ टेस्टर। ठीक है, और इसमें कौन सा करंट फ्लो करवाया जाता है, एसी, डीसी नहीं करवाया जाता, क्योंकि डीसी में क्या होगा कि वो बैटरी की तरह काम करने लगेगा, इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगी उसमें। ठीक है, सॉइल का इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा। ठीक है, तो करंट किसके किसके बीच में, टेस्ट इलेक्ट्रोड और करंट स्पाइक के बीच में करंट फ्लो करवाएंगे, और वोल्टेज किसके बीच में नापेंगे, पोटेंशियल स्पाइक और इलेक्ट्रोड के बीच में। ठीक है, एसी का क्यों उपयोग किया जाता है, मैंने अभी बताया क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एसी का। डीसी में क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है, विद्युत अपघटन हो जाता है, विद्युत
अपघटन हो जाता है, तो विद्युत अपघटन को रोकने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एसी का उपयोग किया जाता है, एसी उसको मैनेज कर लेता है। ठीक है, कुछ नियम है। नियम नंबर 32 अर्थिंग के लिए। इसमें क्या करना है, अर्थिंग चालक की पहचान करना है, इसमें स्विच नहीं डालना है, फ्यूज नहीं डालना है। ठीक है, परीक्षण लिंक के लिए छोड़ कर रखना है। ठीक है, रूल नंबर 32 क्या कहता है कि अर्थिंग पे कुछ नहीं लगाना, स्विच फ्यूज वगैरह। ठीक है, रूल नंबर 61 क्या कहता है, एलवी और एमवी सिस्टम के लिए। ठीक है, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज, लो एंड मीडियम वोल्टेज, लो एंड मीडियम के लिए। द न्यूट्रल कंडक्टर ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम मस्ट बी अर्थ। 3 फेज में, ये जो 3 फेज 4 वायर में न्यूट्रल वाला क्या होना चाहिए, अर्थ होना ही चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल वाला क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, जितने भी मेटल के फ्रेम होंगे सबको अर्थ करना जरूरी है। जितने सॉकेट प्लग होंगे 3 पिन वाले उनको भी अर्थ करना जरूरी है, रूल नंबर 61। ठीक है, कह रहा है सबको अर्थ करना जरूरी है, 3 पिन के जितने भी सॉकेट होंगे सबको अर्थ करना जरूरी है। ठीक है, रूल नंबर 61 में क्लॉज नंबर 4 एंड 5 लिखा गया है इसमें कि ऑल अर्थिंग सिस्टम मस्ट बी टेस्टेड फॉर रेजिस्टेंस बिफोर एनर्जाइजिंग द सप्लायर। अर्थिंग मस्ट बी टेस्टेड वंस इन एवरी 2 ईयर। ठीक है, अर्थिंग टेस्ट, रेजिस्टेंस का टेस्ट करते रहना है हमें। ठीक है, रूल नंबर 61 किसके लिए है, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए। रूल नंबर 60 नहीं 67, 61 हो तो हो गया ना, 67 किसके लिए है, एचवी का मतलब हाई वोल्टेज, ईएचवी का मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। यहाँ ईएचवी का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, द न्यूट्रल पॉइंट मस्ट बी अर्थ एटलीस्ट 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कनेक्शन। डबल अर्थिंग करनी है हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है, रूल नंबर 69, रूल नंबर 69 कहता है इन मेटल हैंडरेल पोल टाइप सबस्टेशन प्लेटफॉर्म इफ देयर आर मेड ऑफ मेटल दे बी कनेक्टेड इन अर्थ। पोल टाइप जितने भी खंबे लगे होते हैं ना मेटल के, उनको भी अर्थ करना जरूरी है। ठीक है, ऑल मेटल सपोर्ट, जितने भी मेटल के सपोर्ट होंगे ओवरहेड लाइन में, सभी धातु के जो सपोर्ट होंगे वो स्थायी और कुशलता से अर्थिंग करना जरूरी है। जितने भी मेटल के पार्ट हैं सबको प्रॉपर अर्थिंग करना। ठीक है, क्लियर सबको, अर्थिंग वाला चैप्टर खत्म।